नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज ऐसा लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता तबाही व बर्बादी के दहाने पर खड़ा है और इसके लिए अमेरिका और इसराइल ज़िम्मेदार हैं। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के लिए करो या मरो जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब जो ताज़ा खबर आई है वो खबर यह है कि इसराइल ने ईरान के कम अज़ कम 6 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पासदारान इनक़लाब के कम अज़ कम 10 जो अहलकार हैं, अहम सीनियर ओहदेदार हैं, वो भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। तो बहरहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि वस्ती ईरान में, मशरिक़ी ईरान वगैरह में 6 एयरपोर्ट्स पर हमले किए गए, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इसराइल ने। और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल जानबूझकर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को या बुनियादी सहूलतों को निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये खबर है कि आपको हमने पहले भी बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दिन में एक बात करते हैं, दोपहर में एक बात करते हैं और रात में उनका लब व लहजा बदल जाता है। आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि हम 2 हफ्तों बाद ईरान का फैसला करेंगे कि उस पर हमला किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अपने इस बयान के दूसरे दिन ही आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरह बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। और उनके बयान से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह अपने बात से, अपने बयान से मुकर जाते हैं। तो बहरहाल अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सदर ने ये कहा था और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने सिफारती ज़राए से रब्त पैदा करते हुए ईरान को आगाह कर दिया था इस हमले से पहले कि हम हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, बल्कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसे तबाह करना चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और ईरान को यूरानियम के हुसूल से रोकना चाहते हैं। तो बहरहाल वो ये बयान वो देते हैं, ट्रंप की हुकूमत की तरफ से आता है, इंतज़ामिया की तरफ से आता है। और फिर अब ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान में हुकूमत भी तब्दील कर देंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रंप पर किसी की तरह का भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसी वजह से अब दुनिया ट्रंप को नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बर्दाश्त कहने लगी है। बहरहाल एक अच्छी खबर ईरान के लिए ये है कि अमरीकी तजिया निगारों ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जिस तरह का B-2 बमबार तैयारों के ज़रिए जो GBU-57 बम बरसाया है, और एक एक बम आपको बता दूं कि 14 टन का बम है ये, और 13.6 यानी टन का ये बम है। और एक बम जो होता है उसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 60 मीटर गहराई तक जाकर अपने निशाने को तबाह व बर्बाद कर देता है, अपने हदफ को तबाह व बर्बाद करता है। तो आप देखेंगे फर्दो है और उसके बाद इस्फहान है और नतंस जो है जौहरी तनसीबात, उसको निशाना बनाया गया। लेकिन अमेरिका बगले मजा रहा है कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। इसराइल और इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप को एक तारीखी कारनामा अंजाम देने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी जो माहिरीन हैं और दुनिया भर के जौहरी माहिरीन हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ईरान इन हमलों से कबल ही ख़ास तौर पर फर्दों से 400 किलोग्राम यानी 400 किलो जौहरी मादा यानी यूरानियम को दूसरी जगह या महफूज जगह पर मुंतकिल कर चुका होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात मशरिक़ वस्ता में पैदा हो रहे हैं। इन खबरों पर हम तबसरा करेंगे। हमारे साथी हैं अशर यासिर, और चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि आगे क्या होगा। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है जी जी, वो आगे बढ़ती जा रही है, उसके रुकने का कोई भी अभी सूरत नज़र नहीं आ रही उसे रुकने की। लेकिन जिस तरह से हमने ये देखा है, कल अमेरिका उसमें कूदा और उसने जा कर के वहाँ पे जो बम बरसाए हैं उसको लेकर के भी लोगों में एक डर पैदा हो गया है, क्योंकि कल ही ये देखा गया है कि अमेरिका में भी सड़कों पे लोग निकले हैं जी जी, और ट्रंप का जो है क्या बोलते हैं विरोध किया गया उनका कि आपने वहाँ पे जा कर के बम क्यों बरसाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ फिर अमेरिका पे जाती है तो वहाँ के लोग भी क्या बोलते हैं परेशान होंगे। इसी को देखते हुए कल जिस तरह हम सब ने देखा, कल पूरा दिन टीवी पे यही चलता रहा कि अमेरिका में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ट्रंप के अगेंस्ट। जी जी, और उसके बाद फिर जो चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी ईरान वहाँ पे रुका नहीं, उसने भी क्या बोलते हैं यहाँ इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें जो अभी तक ऑफिशियल जो आई है रिपोर्ट
उसमें 26 लोगों की मौत की खबर आई है अभी तक। जी जी जी। अब 26 लोगों की मौत की खबर आई है, अंदर कितने लोग अभी फंसे होंगे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर जब आज आपने जिस तरह बताया कि इजराइल ने वहाँ पे अटैक किया है, उसके भी कई लोगों की क्या बोलते, कई लोग शहीद हुए हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। जो उसके बाद फिर खामनेई साहब का भी एक बयान सामने आता है शाम में कि इस तरह की हरकत करने के बाद आप ये मत सोचें कि हम डर जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे और हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिस तरह वो पहले भी बोल चुके हैं। क्योंकि जब हमने देखा कि ईरान में इतने बड़े बड़े लीडर्स गए जिनको शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने इसी के उस पर बोला है कि मेरे जाने के बाद भी ये जंग नहीं रुकेगी, हम जो यहूदी हैं उनको हम ख़त्म करके ही मानेंगे, जो इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं आजकल की हर जगह से जहाँ पे भी यहूदी हैं वो सब कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह से भाग रहे हैं। तो जिस तरह से एक और कल ये भी संसद में पास हुआ है कि हार्मुज स्ट्रेट जो वो क्या बोलते हैं बंद करने के को जो मंजूरी दी गई है, बिल्कुल उसके बाद भी कहीं देखिए दुनिया में कई जगह टेंशन बढ़ गई हैं। और जिस हिसाब से अभी हमने बात की कि ट्रम्प ने जब अटैक किया तो उसके अगेंस्ट काफ़ी सारे ममालिक खड़े हो गए जो ताकतवर ममालिक हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान और इसराइल का मामला है, इसमें अमेरिका का कूद पड़ना ऐसा लगता है कि आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देता है। और इस खतरे का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज सारी दुनिया में सेंसेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और कई कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनकी कदर गिरती जा रही है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में भी तेल की कीमतों, खास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। अशियाए माहतियाज यानी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है और इसकी वजह अमेरिका है। अमेरिका का जंग में कूदना इस बात को जाहिर करता है कि दुनिया तबाही के दाने पर पहुंच रही है। हालांकि आप देखेंगे कि ट्रंप ने माजी में बार बार ये कहा कि बाराक हुसैन ओबामा हो या फिर बाइडन हो या दूसरे जो सुदूर हो, उनके बारे में कहा था कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर सकते हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए अफगानिस्तान को तबाह कर सकते हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मशरिक़ वस्ता में जंग की नई जंगें शुरू कर सकते हैं। और आज यही शख्स तो मशरिक़ वस्ता में तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा है कि अमरीकी माहिरीन और तजिया निगार ये कहते हैं कि अमरीका ने हमला तो कर दिया, लेकिन अमरीका हो सकता है कि ईरान पहले से वहाँ 400 जो किलो यूरानियम है उसको बआसानी मुंतकिल कर चुका था। ये अमरीकी तजिया निगारों का कहना है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि इसराइल ने 6 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है और पासदारन इनकलाब के कम से कम 10 अहलकारों को शहीद किया है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अब सारे इसराइल में सैरन की आवाज़ें गूंज रही हैं और लोग परेशान हैं क्योंकि ईरान ने तल अवीव और जुनूबी इसराइल के कई मुकामात को निशाना बनाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक 1000 के करीब इसराइली जख्मी हुए हैं। जुमला आपको बताता हूं, ये 2 हफ्ते चल रहे हैं, दूसरा हफ्ता है, तो 1000 के करीब इसराइली जख्मी हो गए हैं। और जो गजा के मनाजिर आप देखा करते थे कि इमारतें गिरी पड़ी हैं और बहुत लोगों का बुरा हाल है, वही हाल अब इसराइल का हो रहा है। और तीसरी तरफ आपको बता दूं कि IAEA जो एटमी तवानाई एजेंसी है, उसने भी कह दिया है कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले ये देखना चाहिए कि ईरान का जो मियारी यूरानियम अफजोदगी निज़ाम है उसे ख़त्म किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वो आप खाली हमले करते हैं, और आपको यही बता दूं कि इसराइल के यानी जोश दिलाने पर अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की, तो उसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सिर्फ 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए 125 जंगी तैयारे, बहरी जहाज़ों और आबदोजों का इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे कि अमेरिका भी तबाही की तरफ जाने वाला है। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से ये हमला किया गया है उसके बाद एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने जो हमला किया है उसमें आपने कई सारे रूल्स तोड़े हैं। जिस तरह ईरान का कहना है कि आपने कई सारे रूल्स तोड़े हैं, उस रूल की आपको भरपाई करनी होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अब इसका जो खामियाजा है वो अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, ऐसी धमकी भी दी जा रही है। इस बीच ईरान ने धमकी दी कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले संगरे जलमार्ग हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। लेकिन इस धमकी से दुनिया के कई देश दबाव में आ गए हैं, जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल है। अब अमेरिका ने इसके लिए चीन से गुहार लगाई है कि तुम
उससे समझाओ कि वो इस चीज़ को बंद ना करे, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आप एक तरफ ये भी देखिए कि आप हमला भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए कि आप उसे ये भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाइना से कहलवा रहे हैं कि आप कहिए कि वो इन चीज़ों को बंद ना करे। तो आपका जो डर है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी बात। और आपने जिस तरह से अटैक किया है वहाँ पे, वो अटैक करने के बाद अब जो भी बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने गलत किया है। हालांकि बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने उसका सपोर्ट किया, लेकिन अगर हम बात करते हैं रशिया की या चाइना की, और भी कई मुल्क हैं, उन सब ने इसका विरोध किया और ये कहा है कि आप इस तरह किसी पे हमला नहीं कर सकते वो आपने अभी बोला ना IAEA का जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि वहां पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। हालांकि पहले इन्होंने ही कहा था कि वहां पे ऐसी चीजें हैं, तो अपनी बात से पलटने के बाद फिर आपने देखा कि सैटरडे ये न्यूज आई है और संडे को कल जो है इस पे अमेरिका ने अटैक कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे साथी अशर यासिर ने कहा है कि अमेरिका अब डर रहा है, आबनाए हुर्मुज बंद होने की जो धमकी दे रहा है ईरान, और उस धमकी पर अमल करता है तो दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि आपने जिक्र किया है रूस और चीन का, ये रूस और चीन सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, अखलाकी तौर पर कम अज़ कम ईरान की मदद करनी चाहिए और हथियारों के हिसाब से ईरान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका मनमानी कर रहा है। ये अमेरिका मनमानी कर रहा है तो वो चौधरी बना बैठा है सारी दुनिया का, उसे इस तरह के हरकतों से रोकना होगा। नहीं, एक मिनट सर, अभी आपने बोला कि तो जो क्या बोलते हैं, अभी हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम जो है डायरेक्ट वहां पे अटैक नहीं कर सके, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा जाए तो यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों को बचाना भी जो वहां पे सही यहूदी बताया जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट करना है, हथियार आप तो दीजिए। अमेरिका अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसराइल नाजायज मुमलिकत है, जिस तरह की इसराइल के नाजायज कार्रवाइयाँ हैं, आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया उस वक्त नहीं हुई, अमेरिका उस वक्त यानी मुदाखलत नहीं करा, जबकि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ली तथहीर की है, उनका कत्लेआम किया है, उनकी तबाही बर्बादी के सामान किए हैं, गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। तो क्या अमेरिका उस वक्त सो रहा था? क्या अमेरिका की इंसानियत उस वक्त मर गई थी कि उस वक्त भी खामोश रहा? और अब हाल यह है कि अमेरिका फ़लस्तीनियों को जो इमदाद पहुंचाई जा रही है, इमदाद पहुंचाने वाले जो इदारे हैं उन पर पाबंदी आयद करता है। तो अमेरिका तासुब का मुजाहरा कर रहा है, इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा कर रहा है, और अमेरिका को ईरान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अमेरिका इस्लाम दुश्मनी में यह काम कर रहा है। और आप यकीन मानिए, मशरिक़ व्यवस्था को तबाह व बर्बाद करके वो सिर्फ इसराइल को मजबूत बनाना चाहता है। यह अमेरिका की चाल है और अमेरिका को यह चाल उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। जहां तक रूस और चीन का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, इनकी मदद भी करनी चाहिए, और ऐसी मदद करनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को यक्का व तनहा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आज आप देखेंगे ईरान की बारी है, कल रूस को भी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि वैसे भी जहां तक ईरान की हुकूमत में की तब्दीली का सवाल है, यह कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय जो ये ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वो सब यही चाहते हैं कि ईरान को हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, ताकि इसराइल को महफूज, हमेशा के लिए महफूज बनाया जाए। और दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि मॉब जो है, यानी बंकर बस्टर बम की बात कर रहा हूं, मॉब यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी इसे कहा जाता है। यह तकरीबन 14 टन का है, और 14 टन के आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ 6 बमबार तैयारों ने जो कार्रवाई की फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर, वो 6 तैयारों ने की है, कोई मामूली बात नहीं है। और वहां 30,000 पाउंड के 2 बम गिराए हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के हालात हुए हैं। तो बहरहाल 14 बम वहां पर गिराए गए हैं, मुख्तलिफ 3 जौहरी तंसीबात पर, और ये जो एक बम है $2.2 बिलियन उसकी कीमत है। और अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में। हो सकता है इलाके में जो 40,000 अमरीकी फौज तैनात की गई है उन पर हमले किए जाएंगे, और ईरान के हामी जो मिलिशिया हैं वो, अब ये कहा जा रहा है न्यूक्लियर अपने जो जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान नवाज जो मिलिशिया है वो इन पर हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही हो, जिस तरह से हमला करने की बात आ रही है, अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे देश हैं जो अभी से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का। लेकिन वही बात हो गई सर जो आपने कही है कि आप उनको हथियार क्यों नहीं फराहम कर रहे हैं। आप उनको हथियार फराहम कीजिए ताकि उनके पास ये रहे कि हमारे पास सपोर्ट में कोई है। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता। जिस तरह हम देखते थे पहले कि एर्दोगन जो थे वो सिर्फ बयान दे रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज वो कहाँ हैं।
आज उनका उस हिसाब से नाम नहीं लिया जाता जिस हिसाब से एक वक्त उनको जो है सबसे बड़ा मसीहा करार दिया गया था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही में 3 से 4 साल की बात है, लेकिन अब वो कहाँ हैं उनका नहीं पता। तो इस वजह से अगर आपको किसी का सपोर्ट करना है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, आपको जाकर के वहाँ पे हथियार दीजिए ताकि उनके पास एक मजबूत चीज़ें रहें, ताकि हम मतलब उनको लगे कि हम अटैक कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने भी बोला कि अमेरिका को तनहा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है, उनको बिल्कुल अगर तनहा कर दिया जाएगा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे विरोध हो रहा है, तो इसको लेकर के एक और ख़बर सामने आ रही है कि क्या बोलते वहीं अमेरिका में उसमें बोला गया है कि ट्रंप का कांग्रेस से इस पर समर्थन के बिना इस हमले को मंजूरी देना थोड़ा अपमानजनक है। वो ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का समर्थन करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, जाहिर है कि हमारे सभी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। आप ये देखिए कि अमेरिका के लोग भी या अमेरिका के जो मेयर हैं उनका भी ये कहना है कि हम अपने सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे भी जो है अटैक हो सकता है। और जिस तरह से अभी अटैक किया गया है उसकी जवाबी कार्रवाई एक ना एक दिन ज़रूर होनी है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका आज इस बहाने ईरान को निशाना बना रहा है कि ईरान के पास आम तबाही के हथियार यानी जौहरी हथियार बना रहा है और बनाने के आखिरी मराहिल में है। आपने देखा कि इराक को भी इसी तरह के झूठे बहाने से, झूठ के ज़रिए तबाही और बर्बादी का निशाना बनाया गया। और आपको याद होगा तो आपको यही बता दूँ कि पहले जैसे ही इराक पर अमेरिका ने कब्जा किया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह जो जौहरी साइंसदान थे उन्हें चुन चुन कर मारा गया। और इस सिलसिले में मोसाद को ये जिम्मेदारी दी गई थी। मोसाद जो इसराइल की खुफिया तंजीम है, उसने इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चुन चुन कर मारा, माहिरीन तालीम को चुन चुन कर मारा और दिफाई माहिरीन को चुन चुन कर मारा, यानी टारगेटेड किलिंग का उन्हें निशाना बनाया। फिर आप ईरान आइए, ईरान में भी आप देखेंगे कि मोसाद किस तरह की हरकतें कर रहा है। मोसाद जौहरी साइंसदानों को निशाना बना रहा है और हालिया जंग में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 जौहरी साइंसदान ईरान के जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो ये जो काम है बहुत ही खतरनाक काम है। और एक बात, अमेरिका के पास खुद आपको बता दूं कि कम से कम 5044 न्यूक्लियर वारहेड है। क्या अमेरिका उन न्यूक्लियर हथियारों को तबाह नहीं कर सकता, तल्फ नहीं कर सकता? और वो ईरान की तरफ क्यों आ रहा है? इसराइल के पास आपको बता दूं कि तकरीबन 90 न्यूक्लियर वारहेड्स है। इसराइल के खिलाफ IAEA क्यों कार्रवाई नहीं करती? ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा आपको बता दूं चीन के पास 500 न्यूक्लियर वारहेड है और रूस में सबसे ज्यादा यानी 5580 न्यूक्लियर वारहेड्स है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की IAEA क्यों जुर्रत नहीं करता? और अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो फ्रांस के पास 290, यूके के पास 250 न्यूक्लियर वारहेड्स है और शुमाली कोरिया जिससे अमेरिका डरता है उसके पास 50 न्यूक्लियर वारहेड्स है। इंडिया के पास, हमारे मुल्क के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स है। लेकिन आपको बता दूं कि अब यह हाल हो गया है कि इसराइल ने और अमेरिका ने यानी गठजोड़ के जरिए, नापाक गठजोड़ के जरिए और दूसरे जो ममालिक हैं नापाक गठजोड़ के जरिए इराक को तबाह करते हैं वहां और इल्जाम आयद करते हैं कि वहां पर आम हथियार यानी आम तबाही के हथियार थे, लेकिन वो झूठ थी। अब ईरान के जौहरी जो तंसीबात है उसको निशाना बनाया गया है और अब आप देखेंगे कि आने वाला नंबर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को भी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान के जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ये लिख कर रख लीजिए आप, ये बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप देखेंगे कि खुद आज बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा है कि इन लोगों ने पहले इराक को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया, लेबनान को तबाह कर दिया, शाम को तबाह कर दिया और ईरान को अब तबाह करने पे चले हैं और हो सकता है कि ईरान के बाद हमारा पीछा करेंगे। और आप देखेंगे कि इस मामले में इसराइल हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान से मदद ले सकता है। लेकिन आपको यह भी याद दिला दूं कि 1980 में ही इसराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो मुकम्मिल नहीं हो सका, यानी वो उस मंसूबे पर अमल नहीं कर सका और 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत बन गया। अब ये कहा जा रहा है कि अब नंबर है पाकिस्तान का और पाकिस्तान में आप देखेंगे फौजी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो किस कदर कमजोर है और अमेरिका के किस तरह वो तलवे चाटते हैं। आसिम मुनीर ने हालिया अरसे के दौरान अमेरिका का दौरा किया और उस के बाद वो कहते हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाहिए अमन का। क्यों देना चाहिए? फलस्तीनी बच्चों के कत्ल के लिए, फलस्तीनी खवातीन के कत्ल के लिए, फलस्तीनी मर्दों के कत्ल के लिए उसे वो नोबेल प्राइज देना चाहिए। ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से आसिम मुनीर का जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि वो नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं
और कहा जा रहा है कि वो करेंगे भी। लेकिन अभी सैटरडे ही एक बयान भी ट्रम्प का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ की क्या बोलते हैं, यहाँ की वार रुकवा दी, वहाँ की वार रुकवा दी, काफ़ी सारे उन्होंने नाम लिए। लेकिन फिर संडे को ही जो आप कहते हैं कि सुबह क्या कहते हैं शाम में क्या कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो इसी तरह आप देखिए कि सैटरडे उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ की वार रुकवाई, वहाँ की वार रुकवाई, लेकिन उसके बावजूद मुझे नोबेल पीस जो प्राइज वो है क्या बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद संडे को ही वो फिर ईरान पे अटैक कर देते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा फजीहत जो है पाकिस्तान की हो रही है। रीज़न यही कि अगर आप कहते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक हैं तो आपने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने की बात क्यों की, और आपको ये पता है कि जो है क्या बोलते हैं जो यूएस है वो इजराइल को सीधा सपोर्ट कर रहा है। उसी की वजह से अभी जो है गाज़ा में जो हालात हैं, जो खाने को नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, कई लोग जो हैं उससे क्या बोलते हैं उनकी डेथ हुई जा रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार अमेरिका भी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हमें वहाँ जा कर के एक अच्छा सा वो मिल जाएगा, ताकि हम जब जाएंगे वहाँ पे तो हमारी बहुत इज्जत होगी। इस वजह से आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अभी आप देखिए जिस तरह से कल अटैक किया अमेरिका ने, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तान के कुछ लीडर्स हैं, उनका भी बयान बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। जिस तरह अभी आपने बात की कि क्या बोलते हैं बिलावल भुट्टो ने भी एक बयान दिया जिसमें ये कहा गया कि वो हम पे भी अटैक कर सकता है। तो आप अपना क्या बोलते हैं खड्डा खुद ही खोद रहे हैं ना बैठ करके। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान आज ट्रंप के तलवे चाट रहा है, और कल देखेंगे कि आप ट्रंप पाकिस्तान को लात मारेगा। और ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान की जो तोहरी तंसीबात है वो अमेरिका की नज़रों में है, इसराइल की नज़रों में है। अब ईरान अगर जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, उसके बाद तुर्किया का नंबर आएगा, और उसके बाद ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बता दूं कि ईरान पर अमेरिकी हमला, अगरचे के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ईरान मसूद से बात की है, लेकिन जयराम रमेश जो कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने कहा कि आपने इसराइल की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से ये कहा जा रहा है, आज हमने देखा कांग्रेस के कई सारे लीडर्स के बयान सामने आए हैं, उसमें जयराम रमेश भी एक हैं, और क्या बोलते हैं और भी कई लीडर्स हैं, इमरान मसूद भी हैं, कि आपने सिर्फ ईरान से बात की, लेकिन आपके जो बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, नेतन्याहू हो गए या ट्रंप हो गए, आपने उनसे बात क्यों नहीं की? क्योंकि जिस वक्त अभी जो मतलब चल रही है जंग, उस बीच जब उनका ज़्यादा नुकसान हुआ था तेल अवीव में, तो उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात की थी। तो बिल्कुल, तो अब जो है आपने उधर क्यों बात नहीं की? आपने क्यों नहीं पूछा फ़ोन करके भाई तुमने अटैक क्यों किया था? या फिर आप सिर्फ उनको फ़ोन करना चाहते हैं कि हम अपनी एक संवेदना प्रकट कर दें, लेकिन बाकी हम पीछे से तो क्या कर रहे हैं ये सभी को पता है। और जिस तरह से अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो हालत है वो मतलब जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़े से नीचे होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ काम ऐसे हैं। आप जिस तरह अमेरिका गए, अमेरिका में जाने के बाद फिर यहाँ के लोगों को किस तरह से भेजा गया है। अभी आप कनाडा गए, कनाडा में आपको वहाँ के क्या बोलते हैं यूएस प्रेसिडेंट से मिलना था, लेकिन वो उससे पहले चले गए। उसके बाद फ़ोन पे बातचीत हुई, ये कहा गया कि वॉर रुकवाने के लिए आपकी कोई भूमिका नहीं थी। दैन फिर शाम में ट्रंप यही कहते हैं कि वॉर हमने रुकवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर हमने रुकवाई, हम जल्द ही वहाँ पे व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो शुरू करना चाहते हैं। तो इससे आपकी भी जो एक छवि है, जो एक विश्व लीडर की छवि जो बनी थी, उस वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि आपने सिर्फ एक उनको फ़ोन क्यों किया, आपको उन दोनों से बात करनी चाहिए थे जिनके इशारों पे ये हुआ है, जिन्होंने ये किया है। आपको बता दूं कि चलो कम से कम एक अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात की ज़रूरत तो की कि अमेरिका को इजी लेते हुए ईरानी सदर को से फ़ोन पर बात की है। चलिए एक बात है, लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका की झूठ का सवाल है, उसकी मक्कारी का, उसकी अय्यारी का सवाल है, और आप देखेंगे कि उसकी इस्लाम दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी का सवाल है, तो इराक़ को झूठे बहाने से निशाना बनाया गया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, सद्दाम हुसैन को शहीद किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की शहादत बहुत कम लोगों ने देखी है, और
हमारी नस्ल तो खुशकिस्मत है कि एक सद्दाम हुसैन को कलमे शहादत पढ़ते हुए तख्तेदार पर लटकते हुए हमने देखा है। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इराक जंग में अमेरिका को 9 खरब डॉलर का नुकसान हुआ था। आज फिल वक्त अमेरिका 38 खरब डॉलर का मखरूज है। और एक बात अहम है नाजरीन, IMD हैदराबाद ने एक ऐलान कर दिया है कि 26 जून तक बारिश की पेशकश उसने की है और कहा कि बिजली कड़केगी और गिरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है, ये बात कही है। लेकिन आपको लिए चलते हैं सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की जानिब। महेश कुमार गौड़ ने वादे तौर पर कहा है कि BRS हुकूमत ने तकरीबन 650 शख्सियतों के फ़ोन टैप किए, जिसमें फिल्मी शख्सियतें भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम के तमाम जो इस तरह के वाक़यात में मुलविस है वो जेल ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि एक तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से ये सब किया गया। 650 ऐसी शख्सियत है जिनके फ़ोन टैप किए गए और उसमें कहने लगे कि जो पॉलिटिशियन है वो भी शामिल हैं, जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी शामिल हैं और कुछ ऐसे VVIP लोग हैं जो शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि आप जो है किसी भी तरह से इन लोगों के नाम सार्वजनिक करें ताकि हम लोग के सामने आए। वहीं दूसरी चीज़ ये भी कही गई है कि जो यहाँ पे इंतखाब होने हैं उसके लिए हम कैबिनेट में अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो यहाँ के अभी GHMC चुनाव होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें KCR भी हैं और KTR भी हैं। बिल्कुल, जो उस वक्त के आला अधिकारी थे उनको उस वक्त की जो सत्ता थी या उस वक्त के जो क्या बोलते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप फ़ोन टैपिंग करें। इसको लेकर के भी काफ़ी जंग छिड़ी हुई है यहाँ पे। आप देखिए कि BJP एक अलग राग वो कर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक अपना स्टैंड है और BRS कह रही है कि हमारे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब जब नाम सार्वजनिक हो जाएंगे तो शायद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।